তিনটা রয়েছে, তিনটা ইয়ে টিভি ছটা चक्का तो है, दो चक्का तो सर सारा एक बार देखेंगे डाल एटलीस्ट उसमें पैकेट टेस्ट में डाल। हाँ सर, हाँ सर डाल के देखेंगे एटलीस्ट क्या है। हम लोग कुछ तो स्टडी करेंगे, गूगल में मारेंगे, ये सब फ्री है। हाँ इसमें है ତାହେଲେ ପଠେଇ ଦେବ ଆପଣ ଆଜି ପଠେଇଦେବେ ଆଜି ପଠାଇ ତ ଆଜି ଦି ଦିନ ପରେ ବସିବ। सर जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो शेयर करेंगे क्या? हाँ जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं हाँ वो दे देंगे, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो भी दे देंगे। ये टाटा स्टील मेल इसमें 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 प्रॉब्लम आता है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ।
यही तो इधर था। शो इंटरफेस करके हम लोग इंटरफेस का स्टेटस भी देख सकते हैं ना। इसका दिखाइए, देखिए बस बस यहीं पे रुकिए, ये इसमें ये CRC एरर आता है। क्यों आता है? हाँ, ये मोस्टली आता है केबल के लिए आता है। आपका केबल में अगर फॉल्ट रहेगा ये CRC एरर आएगा। और दूसरा रीजन के लिए आता है आपका अगर इथरनेट केबल रहेगा और फाइबर केबल रहेगा, उसमें आता है मॉड्यूल का अगर प्रॉब्लम रहेगा मॉड्यूल में, या तो लूज कनेक्टिविटी रहेगा, वो CRC एरर आता है। ये आने से आपका सिस्टम को स्लो कर देता है। जो भी कनेक्टेड डिवाइस रहेगा वो स्लो हो जाता है उसमें। कौन सा ये CRC साइकिल साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। तो Cycle redundancy check. एरर चेकिंग के लिए लेकिन स्विच में कुछ भी डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, उसमें क्या अगर कुछ भी चंक्स मिसिंग हो जाता है वो एरर शो करेगा। लेकिन डेटा अगर मेरा 100 MB का जा रहा है, उसमें अगर एक बाइट का भी बीट लॉस हो गया ना, तो वो शो करेगा एरर। वो लॉस कब होता है? जब लूज कनेक्शन हो जाता है, कभी कभी केबल टूट जाता है, वो लॉस आ जाता है। तभी वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एरर क्यों आ रहा है CRC। इसमें सो इंटरफेसेस सो इंटरफेस में आप सब कुछ देख सकते हैं। इंटरफेस का सब दिखाएगा, आपका So मैच interface. दिखाएगा, हाँ। कितना स्पीड में कनेक्टेड है वो दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। सर ऊपर थोड़ा जाइए। नहीं, इसमें जो 0 दिखाया है, 0 इनपुट एरर, इसमें कुछ है नहीं, इसमें नहीं है। मान लीजिए फॉल्ट आएगा उसमें कहीं, उसमें नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। 262 फिर उसको अगर पिन पॉइंट करना है किस लिए आया है, वो केबल वगैरह हम लोग को तब चेक करना है। जैसे इग्नोर रेड करके पूछेगा, इग्नोर करके आया है 0 इग्नोर, क्या इग्नोर लास्ट वाला उसी में ही लास्ट हाँ, उसी में 0 इग्नोर्स ओवररन 0 ओवररन 0 इग्नोर करके आया है ना। मान लीजिए 1 इग्नोर आया है, वो क्या इग्नोर हुआ है कैसे मालूम चलेगा? इसी में ही जैसे 0 इनपुट एरर CRC 0 फ्रेम। जो फ्रेम में जो बीट लॉस होता है, अगर वो हाँ वही 0 इग्नोर है। जो बीट लॉस होता है, जिसके एक्चुअली वो कैसे होता है, वो बाइनोमियल फंक्शन यूज करता है वो एरर को चेक करने के लिए। जैसे हमारे पास हाश एल्गोरिथम, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई भी फाइल आप इंस्टॉल करते हैं, आपके पास 100% पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो चेक करते हैं हम कैसे उसके हाश फाइल से। जैसे स्विच का होता है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अगर उसका जो डेटा सेंड हो रहा है उसका हाश फाइल मतलब उसका CRC और जो डेटा एंड हो रहा है जहाँ पे रिसीव हो रहा है उसका CRC दोनों मैच नहीं करता है, इसलिए वहाँ पे एरर शो करेगा और आपके पास 100% डेटा रिसीव नहीं होगा। अगर उसमें से जो डेटा नहीं चाहिए वो इग्नोर करता है तो वहाँ पे वो शो करेगा इग्नोरेंस। इग्नोर कौन से वाला इग्नोर कर रहा है कैसे मालूम नहीं, ऐसे तो बीट इग्नोर करेगा, कोई भी डेटा मल्टीपल डेटा तो सेंड हो रहा है ना, वही डेटा उसको हम ट्रबल शूट करेंगे, ट्रबल शो शूट लॉग करके करके देखेंगे, देखेंगे। पता नहीं लेकिन बहुत सारे मल्टीपल वो डाउन हुआ कि नहीं, उसी इंटरफेस में थोड़े ना हम सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं, सिर्फ पिंग कर रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो उसमें वो शो करेगा। ये कब तक का डेटा रहेगा? ये जब तक आपका स्विच रिबूट नहीं होता है तब तक तब तक रहेगा। रहेगा। एक बार स्विच रिबूट हो जाता है तो वो चला जाएगा। और इसको मैनुअल भी कुछ टाइप में मैनुअल भी क्लियर करा जा सकता है, जो कि करते हैं। कुछ सर बोल रहे थे कि क्या करते हैं वो लोग वहाँ से, तो बोलते हैं कि आप लोग का वहाँ पे इशू है। कुछ जगह पे क्लियर करने से क्लियर हो जाता है, CRC से कम्युनिकेशन होता रहेगा पर स्पीड स्लो हो जाएगा ना। स्पीड स्लो हो जाए, कम्युनिकेशन आपका होता नहीं। कुछ टाइम जब क्लियर कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए आप देखेंगे हाँ ठीक है स्पीड हो गया, फिर कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद कुछ टाइम बाद वो फिर से वो आपका स्लो होने लगे, तब उसको प्रॉपरली चेक करना है। ये मेनली ये होता है कि layer इसमें two में इशू होता है। एरर चेकिंग लेयर 2 में होता है। वो वैसे कि अगर मैं उस दिन डिटेल्स पढ़ा होता मेरे नोट से, तो आपको पता लगेगा CRC एक्चुअली वो लेयर 2 में 2 तरह का एरर लगता है। एक हेडर लगेगा, एक टेलर लगता है। सब में हेडर लगता है लेकिन लेयर 2 में 2 लगता है, हेडर एक टेलर। हेडर में इंफॉर्मेशन रहेगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन का, टेलर में रहेगा ये एरर चेक CRC। अगर कुछ भी डेटा मिसिंग होता है तो CRC में एरर शो करेगा। और डेटा कब मिसिंग हुआ? जब लूज कनेक्शन हो जाएगा, केबल टूट जाएगा, वही आपका ज़्यादातर आएगा। तो इसलिए पहले अगर एरर कुछ आ रहा है, कुछ स्लो हो रहा है, तो आप देखना केबल ठीक ठाक लगाया कि नहीं लगा, तो केबल वहाँ पे ब्लीड करा है कि नहीं करा है, क्या कहीं पर टूटा फूटा है क्या, पेपर मुड़ गया है क्या, ये सब बेसिक ट्रबल शूटिंग आप लोग कर सकते हैं। और ये शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस करती है। लेयर 3 में सर क्या कौन सा एरर चेक करता है? लेयर 2 में CRC करता है, लेयर 3 में क्या चेक करता है? लेयर 3 में बेसिकली एरर चेकिंग लेयर 2 में होता है, लेकिन लेयर 3 तो ये फॉरवर्ड कर देगा। पाथ डिफरेंट शो इंटरफेस होता है कि फोन का स्पीड वो तो इसी इंटरफेस से
एक्सेस के अंदर दिखा देगा उसका। और एक केबल के प्रॉब्लम से होता है कि आपका जो कनेक्टेड रहेगा बट आपका स्पीड कम हो जाता है क्योंकि वो मतलब ये 1G का स्विच है, आपका मान लीजिए डिवाइस 1G का है, वो क्या होता है कि 100 Mbps हो जाता है कनेक्टिविटी, 10 Mbps कनेक्टिविटी हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी मतलब रेगुलरली आता है TSK में, मतलब बहुत सारा जगह आता है कि वो भी रीजन है कि केबल का ही प्रॉब्लम है। केबल आपका डैमेज रहेगा, कहीं पे चूहा काट देगा, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू रहेगा तो वो भी आपका घट जाएगा। 1G की जगह आपका 100 Mbps में कनेक्ट होगा या तो 10 Mbps में कनेक्ट होगा। वो 8,000 से रिपेयर कर दिया तो हाँ सर, 8,000 से कोई कट जाना। हाँ कोई एक वायर कट जाता है या तो लूज कनेक्टिविटी हो जाता है तो उस टाइम में भी आपका जो स्पीड है वो घट के नीचे आ जाता है। LED का इंडिकेशन है उसका कुछ बताइए। स्विच का LED का इंडिकेशन, स्विच अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें अंबर लाइट जलता है। लेकिन एम्बुलेंस चलता है उसमें कुछ माल फंक्शनिंग कर रहा होगा स्विच, उसमें ट्रबल शूट करके देखना है उस टाइम में। एक तो इनिशियली जब LED लगाते का हैं कुछ है नहीं इससे। मतलब डॉक्यूमेंट है कि ये वो अपने डालने के लिए तो वहाँ पे दिखा देगा। अगर स्विच का भी इशू होगा तो वो जो ऑरेंज कलर का अंबर कलर का होता है, हाँ ये इनिशियली आता है। ग्रीन कलर रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। नहीं वो तो इनसे कुछ अंदर कुछ हो गया होगा इससे, लेकिन वो नहीं होता है ऐसा ना। अच्छा उसका ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है कि मतलब वैसा नहीं है, बस हाँ सिंपल है। बाकी हम लाइट से ट्रबल शूट करते थे, बेसिक ट्रबल शूट, कभी कभी वो फेल भी हो जाता है। और कम्युनिकेशन कंटिन्यूस करना ना, ब्लिंक करेगा। एक साइड से चलता रहेगा, L3 और लास्ट वाला स्विच के बीच में कम्युनिकेशन ड्रॉप हो ये जाएगा। वाला सर जो बोल रहे हैं ये वाला, अगर ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, अगर ये कुछ भी यहाँ पे भी कुछ भी ब्रॉडकास्ट कोई भेजेगा तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच तो पता है ब्रॉडकास्ट करेगा, एयर भी तो ब्रॉडकास्ट मैसेज सारे पोर्ट को जाता है, तो इस पोर्ट को जाएगा, ये पोर्ट को जाएगा, फिर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज इसको भेजेगा, फिर एक लूप क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए एक होता है स्विच में होता है, वो प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है हमें कि किसको हम रूट ब्रिज बनाएंगे, किसको बैकअप बनाएंगे, उससे होता है STP में। फिर जो मैसेज चलता है STP को BPDU बोलते हैं उसको, ठीक, ताकि हम BPDU गार्ड भी लगाते हैं ताकि कोई नया डिवाइस आके BPDU मैसेज सेंड ना कर पाए। तो बाय डिफॉल्ट ये सारा लूप में चलेगा अभी, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। वो भी डिपेंड करता है स्विच के प्रायोरिटी के ऊपर, कौन सा है उसका प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट 32,768, हाँ 32,768 प्लस मैक तो ऐसे रहता है। उसको मैन्युअली चेंज कर देंगे। अगर इसको मैं बता दूंगा कि यही हमारा रूट ब्रिज होगा तो जो भी पैकेट ट्रांसफर होगा इसके थ्रू होगा। नहीं, ये एक ब्लॉक कर दिया, फिर से हम लेके दूसरा पोर्ट में डाल दिए तो तो ये दूसरा पोर्ट में डाल देंगे तो तब भी ब्लॉक कर देगा, क्योंकि स्विच तो डिटेक्ट ऐसे कर चल जा रहा है ना, कौन सा? ऐसे चल जा रहा है फिर से चलेगा, दूसरा वो तो आपका भलाई के लिए ब्लॉक कर रहा है ना, हाँ। वो लूप नहीं होगा इसलिए ब्लॉक कर रहा नहीं, है। कितना फिर से दूसरा ब्लॉक कर, फिर कितना घुमाएंगे उसको? नहीं लेकिन आप घुमाना नहीं है ना उसको, घुमाना नहीं है ना, आपको छोड़ स्विच दीजिए क्यों उसको, घुमाना है? उसमें तो कुछ रहेगा। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है उसके लिए हम ब्लॉक कर देंगे, पर्टिकुलर वही पोर्ट को block, वो- BPDU पैकेट भेजना बंद कर देंगे। वो जो वेंडर आ रहा है बोला ब्लॉक हो जा रहा है ऑटोमेटिक आपका। नहीं वो वेंडर ब्लॉक ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसको बोलिए आप कॉन्फ़िगर कीजिए STP। हाँ STP वेंडर है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल उसको होता है। चेंज करके दूसरा में दे दिया, फिर वो कुछ ब्लॉक देर होता बाद- है इसलिए हम उसको STP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है स्विच में। अब उसको बोलिए, उनको बोलिए कि जो भी आ रहे हैं बोले STP कॉन्फ़िगर करके दिखाइए, देखो कि करके आप STP हम पढ़ेंगे उसका डिटेल पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सिस्को का प्रोटोकॉल होता है। उसमें डिटेल्स मिल जाएगा, सोर्स क्वांटिटी करेंगे तो ये प्रायोरिटी देखना है 32,769 बाय डिफॉल्ट 68 रहता है, प्लस मैक एड्रेस मिलके 69 बनता है। ये कॉस्ट दिखा रहा है 4 क्यों दिखा रहा है पर पता है, क्योंकि 1 Gbps का है। मैं बता दूंगा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा। 100 Mbps का 19 रहता है, 1 Gbps का 4 रहता है ज़्यादातर, 10 Gbps का 2 रहता है कॉस्ट कैलकुलेट। फिर ये हेलो टाइम होता है, हेलो टाइम मतलब कि जो पैकेट भेज रहा है स्विच अपने आप इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहा है वो एक हेलो पैकेट है, वो उसका टाइम है हर 2 सेकंड में भेजेगा, हर 2 सेकंड। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए ये BZ लिखा है ना, 32 प्रायोरिटी 32,768 सिस्टम आईडी एक्सटेंड, ये इसका एड्रेस है, हेलो टाइम, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे क्योंकि अभी लूप नहीं है, इस पर एक स्विच कनेक्ट है। जब मल्टीपल स्विच कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे दिखाई देगा कौन सा वाला रूट है, ये देखिए रूट ID, और कौन सा वाला हमारा बैकअप रहेगा उसका कनेक्ट। ये डिटेल्स हम देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर थोड़ा सा थ्योरी जानना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक लूप आप अगर स्विच 3 स्विच को आपस में कनेक्ट कर देंगे पैकेट है सर, मैं देखना एक पोर्ट हमेशा ऑरेंज कलर का रहेगा, वो ऑन ही नहीं हो, हमेशा ऑरेंज रहेगा। ऐसे होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करते हैं, लूप को कंट्रोल करना है। इसके पास में हमारी जो इंटरप्ट हो रहा है जो अभी उसको देखते हैं लॉगिन सर्वर ऑन है ना,
सो इवेंट आएगा, सो हिस्ट्री क्या ये लॉगिन में कुछ नहीं है ना, सॉर्ट लॉगिन सॉर्ट हिस्ट्री में तो कमांड देते हैं कितने कमांड टाइप लॉगिन, इसलिए हमें लॉगिन ऑन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए हमें सिस्लग सॉफ्ट कौन सा पोर्ट आपको आता है, लॉगिन करने से दिक्कत उसमें आपको पता चलता है। ये डेट टाइम के साथ पूरा प्रॉपर आता है। हाँ प्रॉपर है, ये इसीलिए वो डेट टाइम ट्रबल शूटिंग में ये बहुत काम आता है। डेट टाइम हमेशा सही रखना चाहिए, इसीलिए ताकि उसी डेट उसी टाइम के हिसाब से पता चले। और अगर हमारे पास सिस्लग सर्वर होगा, तो सिस्टम लॉगिन सर्वर होगा, उसमें क्या होगा, ये कुछ वो एसएसएस के लिए दो चीज चाहिए हमें, मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है होस्ट नेम और है डोमेन, क्योंकि दोनों मिलकर डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एसएसएस सिक्योर सेट, मतलब कि यहाँ पर हमेशा क्या मैं ये कनेक्ट करके रहूँगा, आप लोग अगर नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे कोई सिक्योर सेट सिक्योरली उसको कनेक्ट रिमोटली बिना कोई सीक्रेट भी दे दिया हो, आईपी डोमेन है सिस्को, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एनेबल पासवर्ड के लिए, क्योंकि वो भी देना जरूरी है, लेकिन तो आप रिमोटली उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ से तो कर सकते हैं लेकिन रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एनेबल पासवर्ड देना बहुत जरूरी है, इसीलिए अगर रिमोटली कोई भी एक्सेस करना चाहेगा तो बिना एनेबल पासवर्ड को आगे बढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा 100% पासवर्ड दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीक्रेट और पासवर्ड में डिफरेंस क्या है? पासवर्ड में बोला ना, पासवर्ड में प्लेन टेक्स्ट में दिखता है, 1 2 3 प्लेन टेक्स्ट, सीक्रेट में वो एन्क्रिप्टेड है, एन्क्रिप्ट कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। वो एन्क्रिप्टेड हमेशा एन्क्रिप्शन सेम रहेगा, हाँ इसके लिए पासवर्ड सेम रहेगा, दैट एन्क्रिप्शन विल बी सेम फॉर ईच नंबर, सबके लिए सेम नहीं रहेगा। कैरेक्टर है वो एल्गोरिथम फॉलो दैट करेगा, एन्क्रिप्शन उस एल्गोरिथम सपोज मैं एक एल्गोरिथम फॉलो करता हूँ कि मेरे एल्गोरिथम जो फॉलो करेगा उसको वो क्या होगा, कुछ भी पासवर्ड डाले उसके आगे बस ए लग जाए। अब अगर 1 2 3 पासवर्ड डालते हैं तो 1 है 2 है 3 है, तो इस तरह का ये भी काम है। लॉगिन करने के लिए ये टाइप करना पड़ेगा कि नहीं ये टाइप नहीं, जो पासवर्ड ये किस टाइप ये तो encrypted है। याद रहेगा, एक्चुअली इस फॉर्मेट में भी आपका सारा का सारा पासवर्ड स्टोर होता है, फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड, गूगल जीमेल का, यूट्यूब का और इंस्टा का, सबका पासवर्ड इसी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है उनके पास, इसलिए उनका आपका असली पासवर्ड नहीं पता, उन लोगों को भी नहीं पता। आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जाके करता है, और पहले उसका जनरेट करेगा हाश फाइल ये वाला, फिर उसके साथ मैच करेगा, जब मैच हो जाता है तो लॉगिन करेगा, और मैच नहीं होता तो लॉगिन करेगा। क्या करेंगे, अच्छा तो पासवर्ड का जो एन्क्रिप्शन सिस्टम के लिए की जनरेट करेगा, ठीक है। और ये की जनरेट तब तक नहीं होगा जब तक आप होस्ट नेम और डोमेन नेम नहीं देते, बिना डोमेन का लिख देगा कि डोमेन नेम चाहिए, आप करके भी देखना वो दिखाई देगा। तो उसके बाद मॉड्यूलर से हम ये सब दे सकते हैं, ये याद रखने की जरूरत है, बस कुछ नहीं, अभी एंटर मार देंगे वो मांगेगा कितने बाइट का चाहिए, कितने बिट्स का चाहिए सर, i1 2 बिट का चाहिए, 1024 या फिर 2048, सबसे ज़्यादा बिट का अगर लेंगे उतने लॉन्ग वो एन्क्रिप्शन की बनाएगा, 2048 बिट का, तो इतना बड़ा एन्क्रिप्शन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2048 दे देता हूँ, 2 MB का, हाँ ठीक है, नॉन एक्सपेक्टेड वो जनरेट करेगा। तो इसमें लास्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पहले रहेगा होस्ट नेम, ये चाहिए, फिर रहेगा डोमेन नेम, फिर रहेगा RSA की जनरेशन, RSA की, ठीक है। फिर हमें SSH वर्जन 2 को फोर्सफुली इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि SSH वर्जन 1 थोड़ा सा वो भी अनसिक्योर हो गया था, इसलिए बाय डिफॉल्ट SSH वर्जन 1 रहता है, हमें मैनुअली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्जन 2 में। कमांड क्या है, IP SSH वर्जन 2, ये वाला। तो ये हो जाने के बाद हम यूजर बनाएंगे, यूजर क्या, यूजर नेम, जो भी यूजर आप बनाना चाहिए, मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, समझ में बनाता हूँ एडमिन या फिर जो भी एडमिन। फिर उसके बाद हम प्रिविलेज देंगे, मैं बोला था प्रिविलेज हमारे पास दो तरह का होता है, एक 1 एक 50, 1 का मतलब लिमिटेड एक्सेस, 50 का मतलब फुल एक्सेस।
और बीच में जो रहेगा उसको मैनुअली कमांड कॉन्फ़िगर करके देंगे। तो मैं इसको फुल परमिशन देता हूँ, मतलब 15 सॉरी प्रिविलेज 15 हमें प्रिविलेज लिखना पड़ेगा। ये प्रिविलेज 15, उसके बाद पासवर्ड, यूजर नेम तो बनाना, उसको प्रिविलेज मिला, फुल कंट्रोल, उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड आपकी सीक्रेट, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप सीक्रेट दे सकते हैं, सीक्रेट 1 2 3 4 समझ ये था। ये कमांड से क्या होगा, यूजर नेम बन जाएगा और उसके साथ साथ उसका प्रिविलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लाइन का मतलब, हमारे पास लाइन का मतलब ये है कि हम स्विच को किस तरह का किस मोड पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे पास 2 लाइन है, एक है कंसोल लाइन और एक है VTY लाइन। कंसोल लाइन के थ्रू तो हम कर रहे हैं, अभी रिमोट के थ्रू करने के लिए हमें VTY वर्चुअल टेलीटाइप बोलते हैं उसको। हमारे पास 2 वर्चुअल टेलीटाइप है, एक है टेलनेट, एक है SSH। ठीक, तो उसको करने के लिए हमें कमांड क्या है, देखिए, जब अब हम कंसोल पासवर्ड भी नहीं देंगे इसमें, वो दे देंगे। तो किसी भी लाइन को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड यही चलेगा, लाइन। अगर कंसोल के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर स्टार्टिंग से यहाँ पे लगा रहे हैं कंसोल के ऊपर, वो स्टार्टिंग से पासवर्ड मांगेगा। अभी नहीं मांग रहा था ना, स्टार्टिंग से पासवर्ड मांगेगा, कनेक्ट करेंगे तब भी पासवर्ड मांगेगा, इसलिए लाइन कंसोल देना पड़ता है। लेकिन अभी हम टेलीटाइप बना रहे हैं, उसको देखें, लाइन VTY कमांड ये। उसके बाद क्या है, कितने सेशंस हम ओपन करेंगे, सब मैक्सिमम होता है 0 से लेकर 15 तक। मैं देता हूँ सपोज 0 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब क्या है, इस 6 सेशन एट ए टाइम 6 लोग एक साथ स्विच को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, किसके मदद से, SSH। और अगर कंटिन्यूसली 6 जन बने, इसको इतना ज़्यादा नहीं देते हम, और 2 कर मतलब 3 लोग एट ए टाइम, 3 जन एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसके मदद से, SSH की मदद से। चौथा वाला लगेगा तो काम नहीं होगा, और तीनों से कोई भी अगर ड्रॉप नहीं करेगा तो चौथा वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लाइन कंसोल में, ये लाइन VTY है, कंसोल में हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि पोर्ट तो एक ही है ना, तो हमेशा कंसोल में 0 लिखा रहता है, एक ही पोर्ट। ठीक है, फिर इसमें होता है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। क्यों दिया जाता है ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें टेलनेट और टेलनेट एनेबल होकर रहता है। और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH हम नहीं करेंगे तो टेलनेट को डिसेबल नहीं करेगा, टेलनेट SSH दोनों चल जाएगा। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH हम कर देंगे तो टेलनेट को डिसेबल कर देगा, क्योंकि अगर लाइन VTY चल रहा है, इसमें टेलनेट भी चलेगा, SSH भी चलेगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH हम नहीं कर रहे हैं तो टेलनेट भी एनेबल रह जाएगा, और कोई चाहेगा तो टेलनेट थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं, इसलिए हम इसको कर दें। अभी टेलनेट आपके सिस्टम में नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, आपको मैनुअली जाके उसको इनेबल करना पड़ता है। SSH लेकिन ऑन रहता है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। यूजर नेम बन गया, वर्जन बन गया, RSA की जनरेट हो गया। फिर इसमें कुछ नहीं, लॉगिन करेंगे हम लोकल। क्यों लोकल कर रहे हैं, क्योंकि आईडी और पासवर्ड कहाँ पे स्टोर है, हमारे इसी स्विच के अंदर लोकल। फिर और किस तरह का स्विच, और किस तरह स्टोर हो सकता है, हमारा जो अगर सर्वर होगा यहाँ पे, तो अगर इस सर्वर में हम यूजर नेम पासवर्ड बनाए हैं, स्विच में नहीं बनाए, कहाँ पे बनेगा, यूजर पासवर्ड, उसको बोलते हैं AAA ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये ट्रिपल ऑथेंटिकेशन। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इसमें 2 तरह का प्रोटोकॉल यूज होता है, नारियस और टैपेक्स। ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। जैसे आप शायद जो रेलवे स्टेशन में जो ये वगैरह बनाए, तो वाईफाई, इसमें लॉगिन करना पड़ता है, मोबाइल नंबर यूज होते हैं, उस गेटवे इससे कॉन्फ़िगर है। यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपको एक नॉर्मल एक डिफॉल्ट यूजर दे देगा, आप कनेक्ट कर सकते, OTP डाल करने के बाद कनेक्ट कर सकते। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें स्विच से आपका आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। एक जैसे हम लोग आप लोग देखेंगे लैपटॉप में, जैसे हम लोग ऑन करते ही वाईफाई में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे तो ये स्विच एनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्या चाहिए हमें, होस्ट नेम चाहिए, तो पहले हम दे देंगे होस्ट नेम, इसको दे देंगे ये वाला नाम दे देंगे। तो और क्या चाहिए हमें, डोमेन नेम चाहिए, तो क्या कमांड है, IP डोमेन स्लैश नेम। ठीक है, फिर क्या था नेक्स्ट हमारा, RSA की कमांड क्या है, क्रिप्टो की जनरेट, ये आपका एन्क्रिप्शन की जनरेट करेगा, कितने बाइट का देना है, 2048 फिर हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, हम
फोर्सफुली SSH वर्जन 2 का करेंगे IP SSH वर्जन। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट है यूजर नेम बनाएंगे। तो यूजर नेम बनाएंगे, यूजर नेम आर्मी प्रिविलेज 15 फुल कंट्रोल के लिए पासवर्ड दे सकते हैं, नहीं तो उसके जगह आप क्या दे सकते हैं सीक्रेट। फिर लाइन बिटवाई कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या लाइन बिटवाई 0 से लेके 15 तक है हमारा लास्ट। ठीक है, देखिए 15 तक दिखा रहा है, वहाँ से लेके लास्ट 15 तक। तो 0 से अगर हम काउंट करेंगे तो 15 तक जाएगा। और मैं 0 से 2 करता हूँ तो मैक्सिमम 3 सेशन एट ए टाइम ओपन हो, 3 जन एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन बिटवाई छोड़ दी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट लॉगिन। और जो ट्रिपल अगर आपका होगा वहाँ पे तो यहाँ पे दिखाएगा ऑथेंटिकेशन, लॉगिन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल मानने से वो ये भी ले लेगा आपका टेलनेट भी ले लेगा। और टाटा स्टील में टेलनेट अलाउ नहीं है, टेलनेट ब्लॉक। टेलनेट ज़्यादातर कहीं पे अलाउ नहीं हो रहा है सिक्योरिटी रीजन के लिए। ये बन गया। फिर एक्सेस कैसे करेंगे IP के। ठीक, तो IP किसको देंगे हमें पता है, टोटल कंप्लीट अभी VLAN 1 का सारा मेंबर, सारे के पोर्ट सब पोर्ट किसके मेंबर है VLAN 1। तो IP देंगे हम VLAN 1 को। ठीक है, कैसे, तो इंटरफेस VLAN 1 क्यों है? VLAN 1 डिफॉल्ट तो सारा स्विच सिस्को का बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ही रहता है। अलगोबा का भी सेम, HP अलगोबा का भी सेम। फिर इसमें IP एड्रेस डालेंगे हम। सपोज IP देता हूँ 10.0.0.1 सामने नाम देता हूँ 5.0. बट ये टाटा स्टील रिकमेंड नहीं है कि VLAN 1 में आप कुछ चलाएं। हाँ, वो तो नहीं हो उसमें सकता रिकमेंड नहीं है, क्योंकि पता है VLAN 1 में सारे आपका पोर्ट चल रहा होगा। एक पोर्ट में अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा वो सबको भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो हो गया एक्सेस कैसे करें। देखिए ये जो पैकेट ट्रेसर में हम एक्सेस करेंगे SSH को थोड़ा सा डिफरेंट रियल में नहीं पता। रियल में कैसे एक्सेस करेंगे पता है, SSH कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, SSH टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यूजर नेम क्या था हमारा आर्मिन था, @ लिख के हम उसका IP डालेंगे, इसका जो स्विच को दिया 10.0.0.1 ये वाला। लेकिन पैकेट ट्रेसर ऐसे नहीं लेता, ये थोड़ा दिक्कत है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। वैसे स्विच का IP जब हम सेट करेंगे एक नेटवर्क मान लीजिए 6 स्विच है, उसका फिर एक ही VLAN सेट करके अलग-अलग IP देना पड़ेगा। हाँ, वो मैनेजमेंट बोर्ड के लिए अलग IP की चाहिए। तो अगर मल्टीपल स्विच है आप स्विच का होस्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ, देखो अगर आप जो बोल रहे हैं स्विच को पहले तो कम्युनिकेशन के लिए वो एक अलग चीज़ है। अगर आपके पास मल्टीपल स्विच है वो क्या करते हैं BTB चलाते हैं। नहीं, ये स्विच रहेगा, ये स्विच रहेगा, ये स्विच रहेगा, इसमें इससे कनेक्ट रहेगा। इसको हमें सर्वर बनाना पड़ता है, BTB सर्वर, मतलब कि VLAN यहीं से बनेगा, सारे में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। डिलीट यही होगा, सबसे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। वो BTB थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इसको। दूसरा ये अगर मान लीजिए 4 स्विच के नेटवर्क है, उसको हमको भी प्राइमरी जो सर्वर बोल रहे हैं, जैसे लोड मैनेजर कौन सर्वर ही रहेगा, लोड मैनेजर। हाँ, उसमें आप बना सकते हैं VLAN, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बेसिकली VLAN। बेसिकली वही जो स्विच जिसको मैंने लोड मैनेजर सर्वर बना हुआ है, तो बाकी देखो स्विच को भी कंट्रोल करेगा एंड नेटवर्क फ्लो को भी एग्जैक्टली नेटवर्क फ्लो कंट्रोल कंट्रोल के लिए और भी डिवाइसेस लगता है, तो रख सकता है। नहीं, जैसे क्या है ना, मान लीजिए ट्रैफिक ज्यादा आ गया, हाँ, इसको डाउन करना है, हाँ, मतलब डिसाइड वही नहीं, करेगा। ट्रैफिक अगर ज़्यादा आ रहा है उसमें हम पढ़ेंगे आगे रिडंडेंसी के लिए, या फिर रिडंडेंसी में क्या आता है, या फिर लोड बैलेंसिंग के लिए। अगर यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसमें कौन करेगा, जिसको हम रूट बनाएंगे, जिसको हम सर्वर बनाएंगे वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप इसमें आधा जाइए, इससे आधा जाइए। तो इसमें हम एक IP दे देते हैं, M08 ऑलरेडी है। इसमें कुछ ऐसे कमांड देता है SSH L admin। लेकिन ये असली नहीं है, असली क्या है, SSH यूजर नेम @IP। ये हर जगह काम करता है। अब क्लाउड में कनेक्ट करने की कोशिश करें, ऐसे काम करेगा, तो ऐसे काम करता है ये। लेकिन पैकेट ट्रेसर में ऐसे करता है, पैकेट ट्रेसर में ऐसे, मतलब कि असली डिवाइस में ऐसे नहीं होता। तो पासवर्ड क्या था हमारा 1 2 लॉगिन हो गया। और मैं यहाँ पे इनेबल टाइप करूँगा, देखिए लॉगिन हो गया।
तो भी यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। वैसे आप ले सकते हैं असली सिस्टम, ये समझ में आया ना। तो हम यहाँ असली सिस्टम में कहाँ तक के देखते हैं। एनेबल किया था सीक्रेट पासवर्ड, डोमेन भी दे दिए थे, क्रिप्टो की भी जनरेट कर दिए थे। IP SSH वर्जन क्या हो गया था। IP SSH वर्जन 2 के बाद हमें यूजर नेम बनाना चाहिए, यूजर नेम एडमिन वही बना देता हूँ एडमिन। फिर इसको कंट्रोल दे देता हूँ प्रिविलेज 50 मतलब फुल कंट्रोल। फिर इसको पासवर्ड नहीं तो सीक्रेट भी डाल सकते हैं। चलो सीक्रेट डाल देते हैं, क्या है 1 2 3 ठीक। फिर एंटर करते हैं, ये क्या हुआ यूजर नेम बन गया। उसके बाद हम टर्मिनल पर VTY वर्चुअल टेलीग्राम कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे लाइन VTY इसके क्या करेंगे सोर्स ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH ओके। फिर क्या करेंगे विलन को IP देंगे ना, विलन का ऑलरेडी IP है सो IP इंटरफेस हाँ विलन 1 में ऑलरेडी IP में दिया था 10.0 ठीक। तो अभी अगर एक्सेस करेंगे ये वाला डिवाइस इससे कनेक्टेड है, एक IP दे देता हूँ, ये जो IP देगा 10.0.0.2 अभी हमारे पास DHCP सर्वर नहीं है कि हम ऑटोमेटिकली IP देंगे। DHCP सर्वर नहीं है ऑटोमेटिकली IP देंगे, तो मैनुअली IP कैसे देंगे वही विंडोर करेंगे ncpa.cpl IP देने के लिए एंटर करेंगे दूसरे लैपटॉप में। तो यहाँ पे हमारा इथरनेट ये वाईफाई नहीं है, अभी केबल लगा है ना, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर IP v4 v4 उसके बाद फिर से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्टेन IP एड्रेस ये अगर होगा इसका मतलब क्या है DHCP से IP मांग रहा है। तो इसके अंदर हम फॉलोइंग ऐड करेंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग तो क्या IP 10 सीरीज का दिया था 10.0.0.2 इसको वन दिया हम बाहर नहीं जा रहे इसलिए डिफॉल्ट गेटवे की कोई जरूरत नहीं, ओके कर देंगे। पहले हमारा जो IP है वो तो 10.0.0 उसको कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन चेक करने के लिए कोशिश करेंगे पिंग करके नॉर्मल पिंग हो रहा उस पर कनेक्ट चाहिए और जो डिफॉल्ट गेटवे उसकी जगह पर ये वाला 10.0.0.1 को IP डालना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए अभी वो स्विच पोर्ट नहीं है, वो पोर्ट एक IP देंगे तो वो जब गेटवे की तरह यूज करेगा पोर्ट का भी IP देना पड़ेगा। हाँ गेटवे का 10.0.0 नहीं समझे ये पॉइंट नहीं समझे। ये एक्चुअली सेम नेटवर्क में है आप, लेकिन ऑलरेडी इसको जो IP दे दिया है ये स्विच पे अगर नॉर्मल IP दे देते तो ठीक है, हम VLAN 1 का IP दे कम्युनिकेशन करने के लिए डायरेक्ट यूज करके देखिए आइडेंटिफाई हो तब तक नहीं हो रहा था तो ऑन आइडेंटिफाई होता है गेटवे का तो नहीं गेटवे नहीं, गेटवे इसके लिए अभी VLAN 1 है, पहले बिना देखे तो हो जाता है, देखते हैं ये होगा तो हम बिना देखे करेंगे। चलिए कुछ इसको हटा देते हैं।
डाउन कर देता है क्योंकि उसको राउटर की पोर्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि वो बिल्कुल शॉर्ट डाउन था पोर्ट, उसी पोर्ट से एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। ये जो TTL 254 को भी 60 को भी 128 वो वो ले क्या लेगा, वो हिसाब से राउटर के हिसाब से L3 स्विच है ना, ऐसे नॉर्मल आप पिंग करेंगे तो विंडोज में 128 आता है हाँ 160 भी आता है 32 भी 64 आता है लिनक्स में, विंडोज में 128 आता है। और ये स्विच पे ऐसे 254 कभी-कभी चेंज होता है। वो क्या है TTL वाला टाइम डिले मतलब कि एक पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम कितने राउटर सपोर्ट करेगा यहाँ पे 252 ऑर्डर जाएगा, 255 से ड्रॉप कर देगा कितने राउटर वही होता है। विंडोज में 128 रहता है, बाय डिफॉल्ट 128 राउटर देके हो जाएगा, फिर लिनक्स में 64 TTL वाला। तो कम्युनिकेशन जब हो जाएगा, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस पोर्ट में ये लगा था उस पोर्ट को शॉट डाउन कर देंगे, क्योंकि आज हम उसको राउटर पोर्ट की तरह इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी हम SSH कनेक्ट कर सकते हैं। एडमिन भाई सर कम्युनिकेशन सेट करना होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना यहाँ से तुरंत ये से होना चाहिए। तो अनएबल टू नेगोशिएट पोर्ट 22 इसको दिखता है नो की एक्सचेंज में मैचिंग फॉर्मेट, वहाँ पे जो की एक्सचेंज हो रहा है ना इस तक नहीं पहुँच रहा है, जो हम की बनाए थे प्राइवेट की इस तक नहीं पहुँच रहा है। ये वहाँ होता है कभी-कभी इसमें फिर ट्राई करते हैं। देखिए और ये और भी एक चीज़ होता है जो पोर्ट SSH क्या इस्तेमाल करते हैं, पोर्ट नंबर 22 बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पोर्ट 22 ब्लॉक भी कर देते हैं, उसको हम इनेबल कर देंगे फिर जाके कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम उसको इनेबल कर देंगे। नहीं होता है। एक बार और भी किसी का लैपटॉप होगा तो कहीं उसमें देख लेते हैं, और किसी लैपटॉप में अगर कंप्यूटर में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि फाइबर बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर देते हैं